हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारत के जो वायसराय हुए हम उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और उनके समय में क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीजें हुई थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले गवर्नर एंड गवर्नर जनरल पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। जब बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी तो वहां पे गवर्नर को का एक पोस्ट क्रिएट किया गया। उसके बाद गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये सब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर एंड गवर्नर जनरल एंड उनसे उनसे रिलेटेड कुछ चीजों पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो वायसराय रहे थे उन सब के बारे में। तो आज की शुरुआत हम करेंगे लॉर्ड कैनिंग से। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय थे। तो आपको ऐसी ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय कैसे हुए लॉर्ड कैनिंग। तो मैं आपको बता दूं कि 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था और उसके बाद 1858 में क्या आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल थे उनको अब क्या कहा जाने लगा था, वायसराय कहा जाने लगा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आई थी तो जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। और जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, मतलब कि ब्रिटेन की महारानी का उसका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनके बिहाफ में वो भारत पर शासन करेंगे, ऐसा कहा जाने लगा। और इसलिए उनको वायसराय कहा जाने लगा, किसे, गवर्नर जनरल को। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और सीधे ब्रिटेन की के क्राउन का शासन हो गया स्टैब्लिश इंडिया में। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जितने भी एक्ट हैं इम्पोर्टेंट, इंक्लूडिंग 1858 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 फैक्ट्री एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, उन सब पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जो चैनल पे अवेलेबल है। और आप एक बार उन सबको जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन सारे एक्ट से। तो और मैं जब भी कुछ भी नया पढ़ाऊंगी तो इन एक्ट का डिस्कशन होगा ही होगा। तो अगर आपको उनके बारे में ओवरव्यू रहेगा, जानकारी रहेगी, तो चीजों को रिलेट करके समझने में आसानी होगी। जैसे आज ही मैं वायसराय पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पता है तो आपको पहले से पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा वायसराय, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन था वो लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं और हम डिस्कस कर रहे थे वायसराय ऑफ इंडिया और हमारे फर्स्ट वायसराय के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। अब हम देखेंगे कि इनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही को बता दिया कि ये लास्ट गवर्नर जनरल थे एंड फर्स्ट वाइसराय थे। और इनके समय में ही 1857 का क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था। इनका टाइम पीरियड क्या है, इनका टाइम पीरियड है 1856 टू 56 टू 1862। तो 1857 का रिवॉल्ट कब हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी 1858 आई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। और कैनिंग के समय ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था। इंडियन हाई कोर्ट इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था और इसके ही अकॉर्डिंग बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट आया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया और बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास,
इन सब जगह पर एक एक क्या आए थे, हाई कोर्ट आए थे। और 1856 में वीडो रीमैरिज एक्ट आया था। वीडो रीमैरिज एक्ट आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। और जो मुगल एम्परर थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग जो मुगल एम्परर थे उनके पोस्ट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब हम आपको भारत का शासक नहीं मानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट जो आया था इनके समय में 1861 का इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। काउंसिल एक्ट आया था और पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम जिसमें जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता था। तो उसी समय से शुरुआत हुई थी, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से ही शुरुआत हुई थी। और इंडियन पिनल कोड आया था, आईपीसी, जो अभी भी हमारे देश में लागू है। इंडियन पिनल कोड 1860 का आया था। इसमें पनिशमेंट और उसकी क्राइम, जो भी क्राइम है और पनिशमेंट की एक लिस्ट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जाती है। आपने भी सुना होगा बहुत जगह आईपीसी की धारा इतने के तहत ये वो जो भी अक्सर सुनने को मिल जाता। तो ये कब आया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही आया था। और इसके समय में ही बंगाल में क्या हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। और इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था लॉर्ड कैनिंग के ही समय में, कहाँ पे, बंगाल में। और दीनबंधु मित्र की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक किताब लिखी गई है, आप में से किसको किसको पता है, वैसे मैं बता दूं, उस बुक का नाम है नील दर्पण। उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया गया है कि किस तरह जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनका शोषण होता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। और लॉर्ड कैनिंग ही थे जिन्होंने क्या कहा था, ये कहा था कि 1857 के रिवॉल्ट में अगर सिंधिया भी शामिल हो गए होते तो हमें अपना बोरिया बिस्तर, हमें यानी किसे, ब्रिटिशर्स को, अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से वापस जाना पड़ता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुए थे। नेक्स्ट जो वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड एल्गिन, जिनका जो टाइम पीरियड था 1862 से लेकर 1863 तक था। और इनके समय जो इम्पोर्टेंट काम किए गए थे वो था, इन्होंने बहावी मूवमेंट जो था उसको क्या किया था, उसको उसको खत्म किया था, उसको सप्रेस किया था। तो इनके समय में हुआ था सप्रेस्ड बहावी मूवमेंट। बहावी मूवमेंट बहावी मोमेंट सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था, जो कि मुस्लिम रिलीजन के द्वारा किया गया सोशल एंड रिलीजियस एक मूवमेंट था, जिसमें क्या था कि इस्लाम को प्योर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस्लाम पर जो वेस्ट का जो प्रभाव पड़ रहा था, पश्चिमी देशों का जो प्रभाव पड़ रहा था, उसके खिलाफ ये शुरू किया गया था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था कि ऐसा करने से उनके लिए ये क्या होगा, अच्छा नहीं है। तो लॉर्ड इल्गिन के टाइम पर ही बहावी आंदोलन को क्या किया गया था, दमन कर दिया गया था। और इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी 1863 में। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी डेथ हो गई थी। तो एक साल ही ये भारत के वायसराय रहे थे। अब हम नेक्स्ट जिस वायसराय के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है लॉर्ड लॉरेंस, जिनका जो टाइम पीरियड था वो 1864 टू 69 था। तो अब हम देखते हैं कि इनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। तो फर्स्ट टेलीग्राफ कम्युनिकेशन विद यूरोप स्टार्ट किया गया था। टेलीग्राफ विथ यूरोप। और फर्स्ट था ये जो कि सी रूट से स्टार्ट किया गया था, पहला था जो सी रूट से टेलीग्राफ स्टार्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। वॉर विथ भूटान, वॉर विथ भूटान के साथ एक वॉर हुआ था, ये हुआ था 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे।
एंड अफगानिस्तान के संबंध में इनको जाना जाता है मास्टरली इनएक्टिविटी के लिए। मतलब इन्होंने अफगानिस्तान के संबंध में, जिसको कहते हैं कि शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई थी। इन्होंने अफगानिस्तान के किसी भी मैटर में हस्तक्षेप करने से, इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था, तो जिसको द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कहा जाता है। तो नॉन इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जिसको कि शानदार निष्क्रियता की नीति भी कहा जाता है। उड़ीसा में फेमाइन आया था, ओडिशा फेमाइन आया था, ये आया था 1866 में। अकाल आया था बुंदेलखंड में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम्स में। एंड राजपुताना, ये फेमाइन बुंदेलखंड एंड राजपुताना में कब आया था? तो 1868-69 में आया था। उड़ीसा में कब आया था? उड़ीसा में 1866 में आया था। एंड इन्हीं के समय में एक फेमाइन कमीशन स्टैब्लिश किया गया था। फेमाइन कमीशन किसके अंडर में? अंडर हेनरी कैंपवेल। हेनरी कैंपवेल, याद रखिएगा। हाँ, फेमाइन कमीशन किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लॉरेंस के समय आया था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी इनके टाइम पर कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लॉर्ड लॉरेंस से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि कभी भी आप देखें तो क्वेश्चन पूछते हैं कि यूरोप के साथ पहला टेलीग्राफ सी रूट से कब किसके टाइम पे हुआ, या कौन थे उस समय भारत के वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड लॉरेंस थे। मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी किससे रिलेटेड है? तो लॉर्ड लॉरेंस से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लॉर्ड मायो के बारे में। तो लॉर्ड मायो जो थे, उनका जो टाइम पीरियड था 1869 से लेकर 1872 तक था। तो इनके समय जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, इनके समय में सबसे पहले फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बिटवीन प्रोविंस एंड स्टेट, प्रोविंस एंड सेंटर। प्रोविंस यानी कि जो प्रांत है वो अपना खर्चा खुद देखेंगे, और सेंटर जो है वो अपना फाइनेंस खुद करेगी। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले कब किया गया था? लॉर्ड मायो के टाइम पे ही किया गया था। और फर्स्ट सेंसस भी किया गया था। फर्स्ट सेंसस किया गया था 1872 में। ये कोशिश की गई थी, भारत की जनगणना करने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहला सेंसस कब स्टार्ट किया गया था? 1872 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मायो थे। और इनके समय में एक अजमेर में एक कॉलेज खोला गया था, मायो कॉलेज खोला गया था। मायो कॉलेज इन अजमेर 1872 में ये स्टैब्लिश किया गया था। और राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़, और काठियावाड़ में भी एक कॉलेज खोला गया था, राजकोट कॉलेज। और स्टैटिकल सर्वे सबसे पहले, स्टैटिकल सर्वे किसके समय में किया गया था? स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था किसके समय में? लॉर्ड मायो के समय में किया गया था। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैब्लिश किया गया था लॉर्ड मायो के टाइम पे ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लॉर्ड मायो से रिलेटेड है, जो कि 1872 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैब्लिश किया गया था। और इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेंसस किसके टाइम पे शुरू किया गया था? तो लॉर्ड मायो के समय किया गया था, लेकिन ये फेल हो गया था। हाँ, लेकिन शुरुआत मानी जाती है 1872 से ही। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने स्टैब्लिश किया था। और लॉर्ड मायो के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ही वाज द वायसराय हु डाइड इन इंडिया। हाँ, और शेर अली अफरीदी एक पश्तून पठान थे जिन्होंने इनको मारा था। शेर अली अफरीदी
हु किल्ड लॉर्ड मायो? शेर अली अफरीदी। अंडमान जेल में जब ये विजिट कर रहे थे तो शेर अली अफरीदी जो पश्तून थे, इन्होंने चाकू से लॉर्ड मायो पर अटैक कर दिया, जिसके बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लॉर्ड मायो के बारे में। नेक्स्ट जो वायसराय रहे भारत के वो थे लॉर्ड लीटन। इनका टाइम पीरियड था 1876 टू 1880 और ये एक नोवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, राइटर थे ये लॉर्ड लीटन। और इनका एक और नेम था, इनका एक स्यूडो नेम था, वो था ओवेन मैरिडिथ। इनको आप अगर साहित्य की दुनिया में अगर आप देखें तो ओवेन मेरिडिथ के नाम से ये जाने जाते थे। इस नाम से इनके बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करके देखिएगा। तो लॉर्ड लिटन का स्यूडोनेम क्या था? ओवेन मेरिडिथ था। और इनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिलेटेड है इनके समय से, तो सबसे पहले तो इनके टाइम पे बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद एंड पंजाब, ये जगह पर क्या पड़ा? फेमाइन आया था, फेमाइन आया था, अकाल आया था। और इनके समय में भी एक फेमाइन कमीशन आया, फेमाइन कमीशन आया रिचर्ड स्ट्रेची के चेयरमैनशिप में, स्ट्रेची के चेयरमैनशिप में एक फेमाइन कमीशन आया था। और रॉयल टाइटल एक्ट 1878 पास किया गया था। क्या किया गया था? रॉयल टाइटल एक्ट 1878 वाज पास्ड। इसमें क्यों किया गया था? एक दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही। जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उनको कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए, कैसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया था। उसके लिए इनकी आलोचना भी बहुत की गई थी कि बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, इन सब एरिया में अकाल पड़ा है और ये इतने पैसे खर्च कर रहे हैं दिल्ली दरबार पे। तो ये भी लिटन से ही रिलेटेड है। एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पे आया था? 1878 में आया था। ये इस समय भी वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड लिटन। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, मैं आपको बता दूं, ये एक जो न्यूज़पेपर आता था, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, तो उसने क्या किया ना, अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो बंगाली में आया, पब्लिश होता था, बंगाली में पब्लिश होता था। और रातों रात जो अमृत बाजार पत्रिका है वो बंगाली से किस में आ गया? इंग्लिश में पब्लिश होने लगा था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि अगर गवर्नमेंट ही अगेंस्ट कुछ भी न्यूज अगर छापा जाता था किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी अखबार में, तो उसको सरकार जब्त कर लेती थी। उसके जो पेपर थे उसके पूरे ऑफिस को ही बंद कर दिया जाता था। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस आया था एक्ट, वो मेन आया था सोम प्रकाश नाम का एक न्यूज़पेपर था, उसके लिए आया था। सोम प्रकाश को बैन करने के लिए लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो उसका तोड़ अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली में छपती थी, वो रातों रात क्या हो गई? इंग्लिश में आने लगी थी। इसमें क्या था ना कि इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर आते थे उस पर कोई एक्शन नहीं होता, लोकल लैंग्वेज में जो आते थे उस पर एक्शन किया जाता था। और एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था पायोनियर, उसने क्या किया था? उसने इस एक्ट का समर्थन किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सही है। तो कुछ ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा। एंड इसके समय एक और चीजें हुई थी कि आईसीएस की जो एग्जाम होते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते थे, उसकी एज 21 से लेकर क्या कर दी गई थी? 19 साल कर दी गई। मतलब मैक्सिमम एज पहले जो 21 साल होती थी, वो लीटन के टाइम पर क्या कर दी गई थी? 19 साल कर दी गई थी। अभी भी आप इमेजिन करके देखिए कि 21 साल मैक्सिमम एज थी और
19 साल अभी कर दिया गया उसको। अभी आप देखिए कि मैक्सिमम एज कितनी होती है सिविल सर्विसेज के लिए, उसको अगर कम कर दिया जाए तो अभी भी हंगामा होता है। तो उस समय में 21 साल था, ऑलरेडी ये कम था, उसको कम करके और 19 साल कर दिया गया। क्यों किया गया? ताकि इंडियंस इसमें कम से कम पार्टिसिपेट कर सके। लॉर्ड लीटन का मानना था कि सिविल सर्विसेज में क्या होनी चाहिए, भारतीयों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, इतने ऊंचे पोस्ट पे इंडियंस को नहीं जाना चाहिए और उनके नीचे के पोस्ट पे इंडियन रहे। तो उन्होंने एक स्टैच्यूअरी सिविल सर्विसेज का भी क्या किया था, प्लान बनाया था। स्टैच्यूअरी सिविल सर्विसेज, इन्होंने क्या किया कि 21 साल जो मैक्सिमम एज था उसको घटाकर 19 साल कर दिया और स्टैच्यूअरी सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे। और साथ ही साथ इनके टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, आर्म्स एक्ट आया था। आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। आर्म्स एक्ट में क्या था कि जो भी अगर हथियार कोई रखना चाहे तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए थी। तो ये सिर्फ क्या था, इंडियन के लिए किया गया था, यूरोपियंस अगर चाहे तो हथियार रख सकते थे, इसलिए इसका भी विरोध किया गया था। साथ ही साथ एक और चीजें की गई थी, जो जो बाहर से आने वाले जो कपड़ों पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाती थी बाहर से आने वाले क्लॉथ्स पे, उनको इन्होंने क्या किया था, हटा दिया था, एबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था। ये क्यों किया गया था? लंकाशायर एंड मैनचेस्टर से मोस्टली कपड़े बनकर आते थे इंडिया में, तो वहां के लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये ऐसा किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं लॉर्ड लीटन से रिलेटेड। ऐसे तो ये बहुत बड़े मतलब नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे, लेकिन इंडिया के लिए इनका कोई भी डिसीजन इंडिया के फेवर में नहीं था। ये हमेशा ब्रिटेन के फेवर का ही सोच के काम किया करते थे, चाहे वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो या फिर आर्म्स एक्ट हो, ये सारी चीजें इनके समय में की गई थी। लॉर्ड रिपन जो थे उनका टाइम पीरियड था 1882 84, यानी कि 1880 से लेकर 1884 के बीच में। और इनके समय में जो महत्वपूर्ण काम किए गए थे, जो सबसे पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको क्या किया गया, वापस ले लिया गया, उसको रिपील कर दिया गया। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया गया। एंड आईसीएस की परीक्षा की जो एज लिटन के समय में 19 ईयर कर दी गई थी, मैक्सिमम एज लिमिट, उसको इन्होंने फिर से क्या कर दिया गया, 21 ईयर कर दिया, फिर से वापस इसको 21 साल कर दिया गया। और भारत में सेंसस सेंसस रेगुलर रूप से 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुआ, रेगुलराइज किया गया। हाँ, 1881 से जो सेंसस स्टार्ट हुआ है वो आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। वैसे 1872 में सबसे पहले सेंसस स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम पे, लेकिन वो क्या हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ हो सका था। लेकिन सेंसस सबसे पहले 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुआ, जो अभी भी चल रहा है। एंड फर्स्ट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। उसमें इन्होंने क्या किया कि बिलो 7 ईयर, बिलो 7 ईयर के जो चाइल्ड थे उनको बैन कर दिया, हाँ बैन कर दिया गया काम करने पर। और जो 12 ईयर के से नीचे थे, बिलो 12 ईयर उनके लिए वर्किंग आवर क्या किया गया, रेगुलर कर दिया गया, घटा दिया गया, वर्किंग आवर्स को क्या किया गया, कम कर दिया गया। और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय में हुई थी, सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत किसके समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और सबसे पहले मद्रास में म्युनिसिपल बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था। और हंटर कमीशन आया था 1882 में, हंटर कमीशन 1882 में आया था। उड्स डिस्पैच के बाद
एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए हंटर कमीशन आया था 1882 में, ये वुड्स डिस्पैच के बाद आया था। एंड इनके समय जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं वो रिलेटेड है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो भारत के जो जज थे उनको भी ये राइट दिया गया था, ये अधिकार दिया गया था कि वो यूरोपियन का मुकदमा सुन सकते हैं। मतलब कि पहले क्या था कि कोई भी अगर यूरोपियन हो तो उनके खिलाफ कोई भी जो केस अगर है तो वो कौन उसका जज होगा, यूरोपीय ही होगा। लेकिन इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर भारतीय जो जज हैं वो कैपेबल है जस्ट लाइक एन यूरोपियन, तो वो यूरोपियों के खिलाफ भी मुकदमे की क्या करेंगे, सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन यूरोप में भी इसका बहुत विरोध किया गया, भारत में भी यूरोपियों ने इसका बहुत विरोध किया और इस बिल को क्या हुआ, वापस ले लिया गया, रिपील कर लिया गया। यानी कि आप यहीं से समझिए कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन उनके मन में भरा हुआ था कि हमारे खिलाफ तो मुकदमा यूरोपियन लड़ सकते थे, मोस्टली जज क्या होते थे, यूरोप के ही होते थे। लेकिन अगर किसी यूरोपियन के खिलाफ कोई मुकदमा है, केस है, तो उसका जज कोई इंडियन नहीं हो सकता है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। तो रिपन ने भारत में बहुत कुछ सुधार करने की कोशिश की थी, जिसमें इल्बर्ट बिल भी था, फैक्ट्री एक्ट हो या फिर सेल्फ गवर्नमेंट हो, ये सब कुछ रिपन के समय में। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी, याद रखिएगा। तो जितने सारे भी वायसराय एंड गवर्नर जनरल हुए उसमें लॉर्ड रिपन ही थे जिन्होंने एक्चुअल में भारत के बारे में सोचा था, भारतीयों के बारे में सोचा था और बहुत कुछ यहाँ पर क्या किए थे, सुधार करने की कोशिश की थी। और एक फेमाइन कोड भी आया था लॉर्ड रिपन के बारे में। तो ये तो कुछ फैक्ट थे लॉर्ड रिपन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। नेक्स्ट जो वायसराय है वो है लॉर्ड डफरिन और इनका जो टाइम पीरियड है 1884 टू 88। और इनके समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका गठन किया गया था कब, 28 दिसंबर 1885 को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से रिलेटेड एक वीडियो है चैनल में अवेलेबल, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसका गठन किया गया था और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, वो सब कुछ मैंने इसमें डिस्कस किया है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका गठन किया गया था। जो फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, उसमें 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। और किसने इसका गठन किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। आप इंडियन नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वीडियो अवेलेबल है आप उसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, थर्ड एंग्लो बर्मा वार। एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था और बर्मा को क्या किया गया था, एनेक्स कर लिया गया था। बर्मा यानी कि म्यांमार जिसको कहते हैं, उसको भारत में मिला लिया गया था। और इसके समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, एक्ट एंड एक और आया था अवध टेनेंसी एक्ट। ये कुछ टेनेंसी एक्ट आए थे, वहाँ के लोकल जो किसान थे उनके सपोर्ट में सारे एक्ट लेकर आया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डफरिन से रिलेटेड। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। और उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो अब हम डिस्कशन करेंगे लॉर्ड लैंसडाउन पे।
जो वायसराय लैंसडाउन थे उनका जो टाइम पीरियड था 1888 टू 94 था। और इनके समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हुई थी, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन डिमार्केशन किया गया था। किसके बीच में किया गया था? इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन डिमार्केशन। ये किसके बीच में है? बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। हाँ, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन का डिमार्केशन किया गया था। और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया, जिसपे जो लड़की थी, लड़कियों की एज कितनी फिक्स कर दी गई, 12 ईयर, यानी कि 12 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती थी। और इनके टाइम पर ही इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892। जितने भी एक्ट्स हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट हैं या फिर चार्टर एक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इन पर एक वीडियो है चैनल में अवेलेबल। एक बार आप उनको जाकर देख लीजिएगा, आपको उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम जिस वायसराय पर, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय पर चर्चा करेंगे वो है लॉर्ड कर्जन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्जन के बारे में मोस्टली सबको पता होता है कि कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का डिवीजन किया था, बंटवारा कर दिया था कर्जन ने। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कर्जन के बारे में जो हम अब देखेंगे। तो जो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उनका जो टाइम पीरियड था 1899 टू 1905 तक था। तो इनके समय जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उसमें तो सबसे पहले था मुंडा रेबेलियन हुआ था 1899 में, जिसको क्या उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इनके समय में रेले कमीशन आया था। रेले कमीशन आया था 1902 में आया था। ये एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा कमीशन आया था? रेले कमीशन आया था। और इन्होंने एक एक्ट लाया था, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, यानी कि जितने भी जो प्राचीन स्मारक थे उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक एक्ट लाया, जिसको कहते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। और भारतीय इसके लिए उन्होंने एक पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की थी। कर्जन को का था कि वो जो भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व बहुत रखना चाहते थे, चाहे वो इंडिया के हो या फिर यूरोप के हो। तो इसके लिए उन्होंने बशर्ते एक एक्ट भी लाया था। और एंड्रयू फ्रेजर के अंडर इन्होंने एक पुलिस रिफॉर्म के लिए एक कमीशन भी लाया था। एक कमीशन आया था पुलिस रिफॉर्म के लिए। उसके हेड कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। कमीशन को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। ये पुलिस रिफॉर्म के लिए आया था। पुलिस रिफॉर्म के लिए ये कमीशन आया था। और एग्रीकल्चर के लिए भी इन्होंने एक कमीशन लाया। और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा एट पूसा, ये किसके समय में आया था? पूसा बिहार 1905 में आया था। यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब आया था? पूसा में आया था। कब, किसके टाइम पे आया था? ये कर्जन के टाइम पे भी आया था। और इनके टाइम पर ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। लॉर्ड कर्जन को जिस काम के लिए सबसे अधिक जाना जाता है वो है बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके समय किया गया था? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल के विभाजन के पीछे तर्क ये दिया गया कि
एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि बंगाल में जो आंदोलन चल रहे थे उसको दबाने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को नष्ट करने के लिए कर्जन के द्वारा बंगाल का क्या किया गया, विभाजन कर दिया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कर्जन से रिलेटेड है, आप इसको याद रखिएगा। जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार। ये सब किसके समय में हुआ था? ये सब कुछ लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और अब हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की। इनका टाइम पीरियड 1905 से लेकर 10 था और इनके समय जो इम्पोर्टेंट काम हुए थे उसमें तो सबसे पहला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसमें मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर इस इंडियन काउंसिल एक्ट को बनाया था, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत ही सबसे पहले वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा पहले इंडियन थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे। और साथ ही साथ इनके समय में 1906 में आगा खां एंड सलीमुल्लाह ने किसका गठन किया था? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था। मुस्लिम लीग का गठन किया गया था इनके द्वारा, इनके समय में ही आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। साथ ही साथ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में एक और इम्पोर्टेंट चीजें आई थी। जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान आया था। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें क्या किया गया था कि कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी मुस्लिम्स के लिए और वहां पर वोटिंग का राइट भी किसे दिया गया था? वहां पे रह रही सारी पॉपुलेशन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, सिर्फ मुस्लिम्स को ही दिया गया था। और लॉर्ड मिंटो के समय पर ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया था, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में हो गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस कब हुआ था? 1907 में सूरत कॉन्फ्रेंस में हुआ था, ये सूरत अधिवेशन में हुआ था ये। और अब हम नेक्स्ट वायसराय की बात करते हैं जो कि लॉर्ड हार्डिंग थे। इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेकर 1916, 1910 से लेकर 1916। इनके समय जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी अब हम उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जॉर्ज फिफ्थ जो कि ब्रिटेन के राजा थे, वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। और साथ ही साथ 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय पर ही किया गया था। और वहीं पर जब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उसी में ये घोषणा की गई कि जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय किया गया है उसको वापस लिया जाता है, यानी कि बंगाल के विभाजन को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल ये कब किया गया था? 1911 में ही किया गया था। और साथ ही साथ भारत की राजधानी जो कलकत्ता हुआ करती थी उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई। यानी कि पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। आप में से बहुत लोगों को पता होगा। तो दिल्ली दरबार में ही ये घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी क्या होगी? कलकत्ता नहीं होगी बल्कि दिल्ली होगी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल
फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। और इस तरह दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। कब बनी दिल्ली भारत की राजधानी? 1912 में बनी। दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई दिसंबर 1911 में, और 1912 में दिल्ली है सो भारत की राजधानी बन गई, याद रखिएगा। और इसी के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ था, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। और कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। बीएचयू का गठन हुआ था 1916 में, और हिंदू महासभा का भी गठन किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का पब्लिकेशन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फिरोज शाह मेहता ने किसका पब्लिकेशन किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसका पब्लिकेशन किया था? प्रताप। ये जरूरी नहीं कि आप इसको हार्डिंग से जोड़कर रखिए कि किसके समय हुआ था। जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल का पब्लिकेशन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने। और प्रताप का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉर्ड हार्डिंग से रिलेटेड। और अब हम बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1921 से लेकर 26 था। तो इनके समय जो कुछ मुख्य घटनाएं हुई थी, अब हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इनके समय में ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर ही। कब आए थे ये? 1921 में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। और उस दिन पूरे इंडिया में क्या किया गया था? हड़ताल का आयोजन किया गया था। और 1921 में ही मोपला रेबेलियन हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था, मालाबार तट पे ये हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ था। किसको याद है वो? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी नन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। और चौरी चौरा की इंसिडेंट हुई थी, और उसके बाद ही गांधी जी ने क्या किया था? जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, उसको वापस ले लिया था। गांधी जी का कहना था कि आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और साथ ही 1921 में ही एम.एन. रॉय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1921 में ही। और 1922 में इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था। पहली बार सिविल सर्विसेज का स्टार्ट कब हुआ था? 1922 में इलाहाबाद में। एंड 1922 में ही विश्व भारती ने करना शुरू कर दिया था। विश्व भारती ने काम करना शुरू किया था कब? 1922 में। और एक बहुत ही फेमस आर्य समाज के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, उनकी हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी उनकी हत्या? उनकी हत्या की गई थी 1925 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थे जो कि लॉर्ड रीडिंग के समय से संबंधित है। और साथ ही कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी के गठन में किसका किसका इंपॉर्टेंट रोल था? सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। 1923 में
स्वराज पार्टी का क्या किया गया, गठन किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि लॉर्ड रीडिंग से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन जिनका टाइम पीरियड 1926 से लेकर 31 था, और इनके समय की कुछ मुख्य घटनाओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके समय में ही साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? लॉर्ड इरविन के समय 1927 में। और इसमें क्या फेमस नारा दिया गया था? साइमन गो बैक। और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय लाहौर में ही साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो वहां के पुलिस कमिश्नर के द्वारा लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय को सिर पर गंभीर चोटें आई थी। उसके साथ 18वें दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी छाती पर किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार की ताबूत की कील साबित होगा, और ये सच भी हुआ। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई थी। और इस इनके समय में ही एक जतिन दास थे लाहौर के जेल में। उन्होंने क्या किया था? भूख हड़ताल की थी। और जतिन दास भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल के 64वें दिन 64th डे पे उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। इसके पहले हम क्या कहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ किया गया था इनके समय में। ये कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी। और जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना इनके समय में आया था, लॉर्ड इरविन के समय पे ही आया था। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930 को हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने क्या किया था? भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि कांग्रेस उस समय आंदोलन कर रही थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बिजी थी। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में बिजी होने के कारण कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, और उसके बाद ये सफल भी नहीं हो सका। तो कांग्रेस तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगा, क्योंकि गांधी नहीं आए थे, कांग्रेस नहीं आई थी, इसलिए शायद ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और उसके बाद ही ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और कुछ समय के लिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पोस्टपोन्ड कर दिया था। और इसके बाद गांधी जी कहाँ गए थे? इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो लॉर्ड इरविन के समय से संबंधित थे और लॉर्ड रीडिंग के से संबंधित थे। अब हम नेक्स्ट वायसराय पर आते हैं। बहुत सारे वायसराय हैं, सबके समय बहुत कुछ किया गया था। अगर हम सबको करने लगे तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, आपको याद भी नहीं रहेगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम सिर्फ उसे ही करेंगे, ताकि एग्जाम में जो अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो छूटे नहीं। और आप याद रखिएगा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इतना आप कॉन्फिडेंट होकर किसी भी एग्जाम्स में जा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन की। उनका जो टाइम पीरियड था वो 1931 से लेकर 1936 था, और इनके समय में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस भी भाग ली थी। और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? गांधी जी गए थे भाग लेने के लिए। और
उसके बाद ही गांधी जी जब वापस आए, वैसे तो कुछ नतीजा नहीं लगा निकला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और गांधी जी वापस आए तो उन्होंने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने स्थगित कर दिया था उसको दोबारा से शुरू किया। और फिर 16 अगस्त 1932 को इनके समय ही रेमजे मैकडोनल्ड ने जो बहुत ही विवादित आप कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड लाया था। कम्युनल अवार्ड लाया था। इसमें कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पांचाट भी कहते हैं, सांप्रदायिक पांचाट, सांप्रदायिक पंचाट। इसमें क्या किया गया था कि जो दलित थे, दलित वर्ग के थे, उनको क्या किया था, सेपरेट कर दिया गया था हिंदू से। जैसे कि 1909 का जो एक्ट आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उससे इन्होंने शुरुआत की थी। मुस्लिम्स को अलग सीटें दे दी थी। फिर 1919 में उसी को बढ़ाया और मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म में और ज्यादा कुछ अन्य धर्मों को भी रिजर्वेशन दिया। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए ब्रिटिश जो थे वो हिंदू के अंदर भी फूट डालने की कोशिश करने लगे थे। तो उसी का नतीजा था कम्युनल अवार्ड। इसमें उन्होंने दलितों के लिए अलग सीट दे दी थी जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के अंतर्गत दी थी, यानी उनको हिंदू से अलग मानकर एक अलग धर्म बनाकर ही वो दे रहे थे। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने क्या की, भूख हड़ताल की थी। और फिर गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें कि मदन मोहन मालवीय ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा की थी। मदन मोहन मालवीय के सहयोग से ही गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता, क्योंकि अंबेडकर किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो दलित थे उनको अलग से सीटें नहीं दी गई थी, बल्कि हिंदू के अंतर्गत ही सीटें 148 सीट उनके लिए क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। और वेलिंगटन के समय ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। और बिहार में 1934 में क्या हुआ था, भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। बहुत ही भयानक भूकंप आया था बिहार में, 1934 का भूकंप बिहार का। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। और लॉर्ड वेलिंगटन ने बंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1915 का, उसमें भी क्या किया था, भाग लिया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उस समय उसके अध्यक्ष थे। और वेलिंगटन के समय ही आरबीआई क्या किया गया था, सेटअप किया गया था 1934 में। लॉर्ड लिथिगो के बारे में अब हम बात करेंगे। उनका टाइम पीरियड था 1936 टू 43। तो इनके टाइम पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी वो हम देख लेते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन कराए गए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन कराए गए थे। 11 प्रोविंस में ये कराए गए थे, जिसमें 8 में किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ओडिशा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम थी। साथ ही इनके समय में ही सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और बिना भारतीयों से किसी भी तरह का डिस्कशन किए लॉर्ड लिनलिथिगो ही थे जिन्होंने कह दिया था कि भारत भी क्या ब्रिटेन की तरफ से है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसका विरोध किया गया भारत के सभी बड़े नेताओं के द्वारा। और कांग्रेस ने जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें 8 जगह इसकी कांग्रेस की सरकार बनी थी, सभी ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया गया था, रिजाइन कर दिया। और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए एक नारा दिया था कि न कोई भाई देगा और न कोई पाई, यानी कि पैसा भी भारत की ओर से नहीं जाएगा और न कोई भारतीय सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेंगे। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक नई पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बाय
एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या बनाया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई गई थी। और 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था किसका, मुस्लिम लीग का, और यहाँ पर पाकिस्तान की मांग की गई थी। और 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त डिक्लेरेशन आया था। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसके हेड कौन थे, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स थे, इसलिए इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। एंड 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि रातों रात ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी बड़े नेताओं को रातों रात अरेस्ट कर लिया गया था। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने भाषण दिया ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे के, और उसमें कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए थे, कुछ डायरेक्शन दे दिए थे सभी लोगों को, जितनी भी जनता है उनको, कि उनको क्या करना है। और साथ ही गांधी जी ने ये भी कहा था कि आप अपने नेता खुद होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी को ये पता था कि इतने बड़े आंदोलन की घोषणा करने के बाद नेताओं को अरेस्ट किया जाएगा। तो ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह कोई भी नेता अवेलेबल नहीं थे, तो आंदोलन का नेतृत्व किसने अपने हाथों में ले लिया, जनता ने खुद अपने हाथों में ले लिया। गांव गांव यानी कि रूट लेवल तक ये आंदोलन बहुत सक्सेसफुल रहा था, और इसमें कोई बड़े नेता किसी का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, जनता खुद अपना नेता खुद थी। जिसमें कांग्रेस की जो उषा मेहता है, उनको क्या कहा जाता था, कांग्रेस का रेडियो कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण जो भी सेकेंड लाइन के नेता थे, सभी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। और क्विट इंडिया मूवमेंट पर मेरा एक वीडियो डिटेल में अवेलेबल है चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। एंड 1943 में बंगाल फेमाइन आया था, यानी कि बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित। अब हम बात करेंगे लॉर्ड बेबल के बारे में। और अब हम बात करते हैं लॉर्ड बेबल के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1944 टू 1947 था, और ये एक मिलिट्री जनरल थे, यानी ये मिलिट्री से रिलेटेड थे। और इनके समय में सिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, सिमला कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था, 1945 में सिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, 1946 में, जिसमें ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स जो 3 थे वो भारत आए थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के क्लेमेंट एटली ने 1947 में ये क्या किया था, डिक्लेरेशन दिया था। लेबर पार्टी के थे ना क्लेमेंट एटली, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि 30 जून 1948 तक जो ब्रिटिश हैं वो भारत से चले जाएंगे, और शासन किसके हाथ में दे दिया जाएगा, भारतीयों के हाथ में दे दिया जाएगा। और ये टाइम लिमिट कब की रखी थी, 30 जून 1948 तक की टाइम लिमिट रखी गई थी। और इसी के समय में, लॉर्ड बेवेल के समय में ही डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा किया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी जिसे कहते हैं। सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड बेवेल थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप बेवेल से रिलेटेड याद रख सकते हैं, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था क्या हुआ था, एंड हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड
वार एंड हुआ था और आईएनए का ट्रायल किया गया था। आईएनए ट्रायल, जो आईएनए के जो थे प्रेम सिंह ढिल्लों, शाहनवाज, इन सबको ट्रायल किया गया था रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से भी जिसको कहते हैं, रेड फोर्ट ट्रायल, जिसमें सभी नेताओं ने जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी वो सब उनके पक्ष में जाकर खड़े हुए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लॉर्ड बेबल से संबंधित। अब हम बात करते हैं भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की, जिनका कार्यकाल मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक था। इनको 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बनाया गया था। 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बनाया गया और 3 जून 1947 को इन्होंने माउंटबेटन योजना घोषित की। माउंटबेटन योजना, जिसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, 3 जून 1947 को ये योजना घोषित की गई थी, इसलिए इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो माउंटबेटन योजना थी उसको 18 जुलाई को क्या हो गया, स्वीकृति मिल गई। तो इसके बाद ये क्या बन गया, एक्ट बन गया और इसके अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, दो सेपरेट डोमिनियन की स्थापना की गई। और इस उनके समय में ही 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत आजाद हुआ था। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन बने। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया तो उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी कि वहां पे क्राउन का जो शासन चल रहा है इंडिया में वो समाप्त हो जाएगा। और वायसराय क्यों कहा जाता था, वायसराय इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, डायरेक्ट राजा का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, इसलिए उनको वायसराय। जब राजा का शासन ही नहीं रहा भारत में तो वायसराय का पोस्ट भी क्या हुआ, खत्म हो गया। और उनकी जगह पे क्या फिर से आए, गवर्नर जनरल। उनको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वायसराय को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि ब्रिटेन का क्राउन का शासन इंडिया से खत्म हो चुका था। तो इस तरह से जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। और जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको भारत में शामिल करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान लॉर्ड माउंटबेटन का भी रहा था। नेहरू जी और पटेल चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का एक ही गवर्नर जनरल हो, लेकिन जिन्ना ऐसा नहीं चाहते थे। वो किसी भी हालत में सब कुछ सेपरेट करना चाहते थे। तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने, जिन्ना बने। जिन्ना बने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। और वहां के प्रधानमंत्री कौन बने, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां वहां के प्रधानमंत्री बने और जिन्ना गवर्नर जनरल बने। लेकिन भारत में किसे गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। क्योंकि इंडिया में ऐसा नेताओं ने उस समय सोचा कि एक ब्रिटिश का होना जरूरी है ताकि सत्ता के हस्तांतरण में आसानी हो। तो इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और इनके टाइम पर ही भारत को आजादी मिली। और ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो यहाँ पर रूल करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि पावर ट्रांसफर के लिए आए थे। पावर ट्रांसफर के लिए आए थे। जो लगभग 200 सालों से भारत पर ब्रिटेन का शासन चल रहा था वो समाप्त हो गया और से बंगाल में ब्रिटिश का शासन स्थापित हुआ, उनको मोनोपोली मिली। वहां से उनका शासन स्थापित होते होते सभी जितने मेजर बाहर के यूरोपियन पावर्स थे उनको वो हराते हुए, देसी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट को भी हराते हुए, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज करते हुए जो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश भारत कहलाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, जो कि ब्रिटिश भारत कहलाता था। और ये
आकर कहाँ खत्म हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन पर खत्म हुआ। इस बीच में बहुत सारे गवर्नर जनरल एंड वायसराय आए और इसकी समाप्ति कहाँ पर जाकर हुई, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ हुई। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल। अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट अपने आप खत्म हो गया और प्रेसिडेंट इसके हेड हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी गवर्नर जनरल एंड वाइस राय है, उनके समय क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई थी, वो मैंने शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिए और बुक को पढ़ लीजिए, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, तो कोरिलेट करने में आसानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।